हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है और इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस कंपनी का। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं कि बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी कुछ वायर बनाती है, तो वायर सेगमेंट में काम करती हैं। इस कंपनी का जीएमपी क्या है वो जानना हमें सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जीएमपी का डेटा है। यहाँ पे 256 पे आईपीओ प्राइस चल रहा है और 28 जून 2024 पे 256 का आईपीओ प्राइस है, जिस पे जीएमपी 0 था। यहाँ पे 0% एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। वहीं पे 29 जून की बात करें तो 256 के आईपीओ प्राइस पे 60 रुपीज़ जीएमपी है और 316 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, यानी कि 23.44% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर हम 30 जून की बात करें तो 30 जून पे हमें जीएमपी 60 रुपीज़ है और 23.44% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, यानी कि लिस्टिंग गेन हो सकता है। पर 1 जुलाई यानी कि कल से जो जीएमपी है वो 60 से बढ़ के 65 हो गया है और 65 रुपये जीएमपी होने की वजह से यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो प्राइस है वो 321 हो गया, 316 से बढ़ के, यानी कि 25.39% का हमें प्रॉफिट होने की संभावना है। और आज के दिन जो 2 जुलाई चल रहा है तो 2 जुलाई भी 65 रुपये जीएमपी चल रहा है और 321 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, यानी कि ये जो कंपनी अभी जो आपको 256 रुपये में मिल रही है आईपी प्राइस पे, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम 65 रुपये जोड़ने के बाद 321 रुपये हो जाएगा। और जैसे ही कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे तो 321 रुपये पे लिस्ट होगी और 25.39% का आपको तुरंत फायदा होगा, जिसे हम लिस्टिंग गेन बोलते हैं। तो इस हिसाब से 25% का लिस्टिंग गेन है, वो तो अच्छा एक मार्जिन है जो कि हमें तुरंत मिल सकता है। बट कंपनी के बारे में अब जानना है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है और कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। तो ये कंपनी जो है दिसंबर 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई। बंसल वायर इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाती है। एंड द कंपनी ऑपरेट इन 3 मेन सेगमेंट: हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर। The company make over 3,000 different type of steel wire products ranging size from very thin to very thick, यानी कि स्टील वायर सेगमेंट में काम करती है और पतला से पतला और मोटा से मोटा स्टील वायर बनाती है। दे हैव मोर देन 5,000 कस्टमर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज विच हेल्प द कंपनी ग्रो, यानी कि इनके पास 5,000 से अधिक कस्टमर्स हैं। टू हेल्प द रिस्क द कंपनी डज नॉट रिलाई टू मच ऑन वन कस्टमर और वन टाइप ऑफ कस्टमर। कंपनी किसी भी एक कस्टमर या एक टाइप के कस्टमर्स पर रिलाई नहीं करती। दे ऑल्सो यूज ए प्राइसिंग मॉडल दैट हेल्प देम टू डील इन चेंज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि वो अपने मटेरियल कॉस्ट में चेंजेस हो उसके पहले डील कर लेती है उसके पहले में। द कंपनी हैज़ ए प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया एंड ऑपरेट्स इन ओवर 50 कंट्रीज, यानी कंपनी इंडिया के समेत 50 देशों में काम करती है। थ्रू द प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड सॉलिडिफाइंग इट्स पोजीशन एज ए की प्लेयर, यानी कि कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और 50 देशों में काम करती है। The company export product to over 50 countries. It has 14 global representatives covering Bangladesh, Brazil, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Korea, South Africa, Sri Lanka, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, वियतनाम, यानी कि ये जो कंपनी है इनका जो बिजनेस है इन सभी देशों में फैला हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया। आवर एक्सपोर्ट टर्नओवर हैज़ ए ग्रोन एट ए कैगर ऑफ 47.15%, यानी कि जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर जो ग्रोथ हुई है वो 47% से ग्रोथ दिखाई गई है पिछले 3 सालों में। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें जाए। द कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन मोहन नगर, गाजियाबाद, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया एंड गाजियाबाद एंड बहादुरगढ़, झाझर, हरियाणा, यानी कि कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पे हैं मोहन नगर, गाजियाबाद, लोनी में और गाजियाबाद में। तो यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। आउट ऑफ द 4 यूनिट 2 आर लोकेटेड इन लोनी इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उसमें से 2 तो आपके गाजियाबाद में ही है, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया में। Since 2021, the company has established a sales team of over 50 professional to cover all region of India and serve 5,000 customer in various sector, यानी कंपनी के पास 50 एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन हैं जो कि 5,000 कस्टमर्स को कवर करते हैं।
तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उनका सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और इंडिया के समेत 50 देशों में इनका काम है हो रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स क्या हैं, कि कंपनी की क्या इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। The Bansal Wire Industries Limited revenue increased by 1.99% and profit after tax rose by 31.48%। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1.99% से इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 31.48% से इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023। यानी इस एक साल के बीच में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31.48% से इंक्रीज हुआ है। चलिए हम जाने थे 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24। यहाँ पे 31 मार्च 22 से 31 मार्च 24 तक का डेटा है, और हम समझते हैं कि कैसे इनके फाइनेंशियल्स काम कर रहे हैं। तो जो एसेट्स थे जो 695 करोड़ पे थे वो बढ़ के 749 हुआ, और यहाँ पे इस साल 1264 करोड़ एसेट्स हो गई हैं, यानी कि एसेट्स में वृद्धि हुई है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो 2205 करोड़ रेवेन्यू थी 31 मार्च 22 में, जो कि बढ़ के 2422 हुई, और इस समय 2470 हुई, यानी कि रेवेन्यूज में इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जाए तो 57.29 करोड़ इज द प्रॉफिट ऑफ टैक्स इन 31 मार्च 2022 में, जो कि बढ़ के 59.93 करोड़ हुआ, और इस साल जो है 31 मार्च 2024 तक 78.80 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी वृद्धि हुई है। और नेट वर्थ की बात की जाए तो जो कि 223 करोड़ था वो बढ़ के 282 हुआ, और अभी जो नेट वर्थ है कंपनी की वो 422 करोड़ है, यानी कि नेट वर्थ में भी वृद्धि हुई है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस में देखें तो 213 से बढ़ के 273, 273 से बढ़ के 358, यानी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा है, नेट वर्थ भी बढ़ी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ी, एसेट्स भी बढ़ी, यानी कि सब कुछ बढ़ा है। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, यानी कंपनी में कर्जा कितना है, तो 413 करोड़ से बढ़ के 422 हुआ, 422 से बढ़ के 681 करोड़ हुआ, यानी कंपनी ने थोड़ा कर्जा भी अपना बढ़ा लिया है। चलिए अब हम इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.19% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.46%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.48। अगर किसी भी कंपनी में कर्जा ज़्यादा होता है तो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक होता है, तो यहाँ पे 1 से अधिक इसकी वैल्यू, यानी कि इस पे कर्जा ज़्यादा है इस कंपनी पे। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 18.27%, प्रॉफिट बुक वैल्यू रेशियो है 7.72%, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 3.19%। अगर ईपीएस की बात की जाए तो प्री आईपीओ 6.18 एंड पोस्ट आईपीओ 5.03, पी रेशियो 41.41 एंड 50.86 पोस्ट आईपीओ हो जाएगी। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इस कंपनी का। बंसल वायर आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और ए पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी और आवर सब्सिडरी। यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव यह है आईपीओ लाने का कि जो भी इन पे कर्जा है कंपनी पे उसे वो रीपे करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट के तौर पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन नहीं है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अपने कर्जे को पहले निपटाना है, तो कर्जा निपटाने के लिए आईपीओ लाया गया है। सेकंड पॉइंट यह है कि फंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहिए इनको, इसलिए यहाँ पे ये बंसल वायर का आईपीओ है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि जो नॉर्मल पर्पसेस होते हैं कंपनी के, उसके लिए भी ये आईपीओ लिया गया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस आईपीओ आने का है वो है कि जो इनके पास आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है, जो कि इन्होंने कर्जे ले रखे हैं, उसको चुकाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये दो बातें हैं, इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है और कर्जा निपटाने के तौर पे इस आईपीओ को लाया गया है। द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन हाईली कॉम्पिटेटिव एंड फ्रेगमेंटेड सेगमेंट ऑफ मेटल वायर, काफ़ी कॉम्पिटेटिव मार्केट है। इट हैज़ पोस्टेड स्टडी ग्रोथ इन इट्स टॉप बॉटम for the reported period. The post IPO reduced debt will help in emerging the bottom line, यानी अगर इनका कर्जा कम होगा तो इनकी बॉटम लाइन भी इंप्रूव होगी। Based on 24 financially earning, the issue appear aggressively priced. Well informed investor may park moderate for long term, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं वो मॉडरेट से लॉन्ग टर्म के तौर पे इसको रख सकते हैं। बट मार्केट काफ़ी कॉम्पिटेटिव मार्केट में ये वर्क हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। और जो ये बंसल वायर IPO है, इट इज़ ए बुक बिल्ट इशू ऑफ 745 करोड़, यानी कि ये 745 करोड़ का IPO है। द इशू इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 2.9
2.91 करोड़ शेयर, यानी कि जो कंप्लीटली जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू पे है, इसमें ऑफर फॉर सेल इंक्लूड नहीं है, और 2.91 करोड़ शेयर्स इसमें फ्रेश इशू के तौर पे दिए जाएंगे। बंसल वायर आईपीओ ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन जुलाई 3 एंड क्लोज ऑन जुलाई 5। जुलाई 3 को ओपन होगा, जुलाई 5 को क्लोज होगा। और अलॉटमेंट जो होगा इस फाइनलाइज बाय जुलाई 8 24, यानी कि जो अलॉटमेंट होगा आईपीओ का वो जुलाई 8 तक हो सकता है। एंड बंसल वायर आईपीओ विल लिस्ट ऑन बीएसई एंड एनएसई विद टेंटेटिव लिस्टिंग डेट, यानी कि बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट हो जाएंगी। तो वही बात यहाँ पे जुलाई 3 से जुलाई 5 के बीच में आईपीओ डेट है। जो आईपीओ की जो डिटेल्स हमने जानना है वो ये है कि जुलाई 3 से जुलाई 5 के बीच में है। फेस वैल्यू है 5 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड है 243 से 256 पर शेयर के बीच में, और लॉट साइज 58 शेयर का लॉट साइज है। और जो ये लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। और यहाँ पे आईपीओ जो ओपन है जुलाई 3 24 से जुलाई 5 24 के बीच में है, और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 8 जुलाई को। अगर जिनको इस पे भाग नहीं मिल पाया उनको रिफंड इशू होगा जुलाई 9 को, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा जुलाई 9 को ही। डीमैट अकाउंट में शेयर भी आ जाएंगे जिनको मतलब इशू हो गया, और जिनको इशू नहीं होगा उनको रिफंड इशू जाएगा 9 तारीख को ही। और लिस्टिंग डेट है 10 जुलाई, यानी 10 जुलाई को ये लिस्ट हो जाएंगे शेयर। कट ऑफ टाइम है फॉर यूपीआई मैंडेट है 5 PM ऑन 5 जुलाई। 5 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसमें भाग लेना है। तो बंसल वायर जो आईपीओ है उसका लॉट साइज क्या है हम जान लेते हैं। रिटेल ग्राहकों के लिए अगर एक लॉट खरीदते हैं तो 58 शेयर का एक लॉट है, जिसकी वैल्यू होती है 14,848 रुपये, यानी कि एक लॉट आपको खरीदना पड़ेगा तो मिनिमम आपको 14,848 रुपये देने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में अगर मैक्सिमम लॉट साइज की बात की जाए तो 13 लॉट खरीद सकते हैं 754 शेयर, तो 1,93,024 रुपये का रिटेल कैटेगरी में खरीद सकते हैं। अगर हम HNI की बात करें हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की, तो 14 लॉट खरीद सकते हैं मिनिमम, जिनका शेयर वैल्यू होती है शेयर होते हैं 812, यानी कि 2,07,872। अगर हम HNI कैटेगरी में मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितने लॉट खरीद सकते हैं तो 67 लॉट खरीद सकते हैं, 3,886 शेयर हो जाएंगे, यानी कि 9,94,816 हो जाएंगे। और HNI कैटेगरी में BHNI मिनिमम में 68 लॉट होंगे, 3,944 शेयर हो जाएंगे, यानी कि 10,09,664 की वैल्यू जाएगी। और अभी बात की जाए कि प्रमोटर के होल्डिंग्स क्या है। द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर अरुण गुप्ता, अनीता गुप्ता एंड प्रणव बंसल एंड अरुण कुमार गुप्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सब इनके प्रमोटर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी इशू होने के पहले आईपीओ के पहले 95.78% शेयर होल्डिंग पैटर्न उनके पास है। पोस्ट आईपीओ अभी लिखा नहीं यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये है कि सबसे पहले तो उन्हें कर्जा निपटाना है। कर्जा निपटाएंगे तभी इंसान आगे सोच पाएगा, अपने आप को फैला पाएगा, इंडिविजुअल एक्सपेंड कर पाएगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका है कर्जा निपटाना। दूसरी बात है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है उनके पास, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी एक मेन ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिससे फ्रेश इशू के द्वारा, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं, सबसे बड़ी बात है, सारे का सारा फ्रेश इशू से ये पैसा लेना चाहते हैं। और 745 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो यहाँ पे 2,91,000 शेयर हैं, 2,91,00,000 करोड़ शेयर हैं जिनका ये फ्रेश इशू है। और इनके पास जो टोटल बोरोइंग है इस समय कंपनी पे 681 करोड़ का कर्जा है। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। और इस कंपनी में इनका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, 745 करोड़ इनको फ्रेश इश्यूज उठाने हैं और 681 करोड़ इनकी बोरोइंग को चुकाना है। तो 745 करोड़ में 681 तो ये बोरोइंग ही चुकाएंगे। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कुछ 50, 60, 70 करोड़ उनको चाहिए। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसको अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने की सोच रहे हैं तो मैं सलाह कहूँगा कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, शॉर्ट टर्म की बात की जाए लिस्टिंग गेन के पर्पज से आप इसे रख सकते हैं। लिस्टिंग गेन हो 25% के आसपास, आप 25% अपना गेन लेके निकल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।